Hello students, so today we are concluding with the last topic. आज हम अपने जो लास्ट टॉपिक है उसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो उसमें है हमारा जो टॉपिक है दैट इज सिक्स्थ एक्सटिंक्शन और हेलोसीन एक्सटिंक्शन, ठीक है। जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सिक्स्थ एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। हमने देखा अभी तक 5 जो मेजर एक्सटिंक्शन देखा कि नहीं। तो उसके बाद एक और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं सिक्स्थ एक्सटिंक्शन और दैट इज आल्सो नोन एज हेलोसीन एक्सटिंक्शन, ठीक है। हेलोसीन एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। एक्चुअल में टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो ये है सिक्स्थ एक्सटिंक्शन और हेलोसीन एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बताना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें पढ़ना क्या है, ये वाला कौन सा टॉपिक, सिक्स्थ एक्सटिंक्शन और हेलोसीन एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो चलिए सिक्स्थ एक्सटिंक्शन और हेलोसीन एक्सटिंक्शन देखिए। हेलोसीन जो है दैट इज द नेम ऑफ द इपोज, ठीक है ना। यहां देखिए हेलोसीन कहां पे है, हेलोसीन पीरियड जो है वो ये वाला है, ठीक है। तो हमारा जो एक्सटिंक्शन या जो टॉपिक का नाम है वो भी क्या है, हेलोसीन एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो इसको समझने से पहले जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, ठीक है, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो टाइम पीरियड है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं या, ठीक है ना। तो उस तरह उसको हम कैसे हम नाम देते हैं, जो टाइम स्केल है, ठीक है ना। जो अर्थ की जो टाइम पीरियड है या टाइम स्केल है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल मीन्स टाइम पीरियड, टाइम स्केल ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। जो अर्थ के फॉर्मेशन में, ठीक है ना, या अर्थ के फॉर्मेशन से पहले, ठीक है, जो टाइम पीरियड था उसको हमने अलग अलग कैटेगरी से उसको नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है ईओन, ठीक है ना। ईओन देखिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हमने मेनली 4 चीजों में कैटेगराइज किया है, ठीक है ना। तो एक है उसमें पहला ईओन है, सेकंड इज द एरा, थर्ड इज द पीरियड एंड फोर्थ इज द इपोज, ठीक है। तो ये हुई है जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हमने किस किस कैटेगरी में, ठीक है ना, इसको डिवाइड किया है, ठीक है। टाइम पीरियड को किस किस तरीके से हमने नाम दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम देते हैं दैट इज द ईओन, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में ही चीजों को समझाने के लिए कंप्लीट डिटेल नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट आज की जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले ईओन की अगर हम बात करें, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पीरियड्स, ठीक है ना। पहला जो कैटेगरी है दैट इज ईओन, सेकंड इज द एरा, थर्ड इज द पीरियड एंड फोर्थ इज द इपोज, ठीक है। तो अगर हम ईओन की बात करते हैं, ठीक है, इट इज ए लार्जर कैटेगरी जिसमें अगर हम देखें तो पीरियड कौन कौन सा फॉल करता है, दैट इज फेनिरोजोइक, ठीक है ना, फेनिरोजोइक एंड प्रोटीरोजोइक, ठीक है। तो ये फेनिरोजोइक और प्रोटीरोजोइक दिस आर द ईओन जो हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिनोट करते हैं, ठीक है। ये एक लार्जर कैटेगरी है जिसमें डिफरेंट एरा जो है वो फॉल करते हैं, जिसमें डिफरेंट पीरियड जो है वो फॉल करते हैं एंड डिफरेंट इपोज जो है वो इसमें फॉल करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एरा की बात करते हैं, ठीक है, तो एरा में अलग अलग एराज जो है उसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर टाइम स्केल के हिसाब से, ठीक है ना, जैसे कल हमने देखा जो डेवोनियन पीरियड था, ठीक है ना। तो उनकी अलग अलग टाइम पीरियड होता है कि इतना से इतने पीरियड को, ठीक है ना, जैसे 1 to 10 को हम एक नाम देते हैं या 10 to 20 को एक अलग से नाम देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन टाइम पीरियड्स को अलग अलग नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू दियर टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो अगर हम एरा की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट एरा में अगर हम देखें डिफरेंट एरा जो है हमने अलग अलग नाम किए हुए हैं, ठीक है। तो एरा में अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले दैट इज सेनोजोइक, ठीक है ना, सेनोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, ठीक है ना, एंड थर्ड इज द पेलियोजोइक एरा, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट एराज, ठीक है ना, डिफरेंट एरा जो डिफरेंट टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है और भी बहुत होंगी, मेनली आपको मैंने 3 चीजें यहाँ पे बताई है, सीनोजोइक एरा, मेसोजोइक एंड पेलियोजोइक एरा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, तो किस पीरियड में कौन कौन सा
कौन कौन से पीरियड है जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए डेवोनियन जो पीरियड है, ठीक है ना, अगर हम टाइम पीरियड को देखें तो हम यहां से ऐसे देख रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से हम देख रहे हैं, ठीक है। दीज आर द प्रेजेंट एरास, ठीक है। और ये जो है अगर हम बात करें डेवोनियन पीरियड की, ठीक है, ये बहुत पहले की बात है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है पर्मियन पीरियड, फिर उसके बाद क्रिटेशियस, फिर इसके बाद पैलियोजिन, फिर उसके बाद क्वाटरनरी पीरियड, ठीक है। तो अगर हम पीरियड की बात करते हैं, पीरियड की अगर बात करें तो जैसे डेवोनियन पीरियड, देखिए इस टाइम पे क्या था, डेवोनियन पीरियड में अगर हम बात करते हैं, डेवोनियन पीरियड में जैसे हमने जो रेप्टाइल्स की बात की, ठीक है ना, या बर्ड्स और रेप्टाइल्स की, वो हमने डेवोनियन पीरियड में बात की थी, ठीक है। फिर उसके बाद पर्मियन पीरियड आ गया, ठीक है ना। फिर क्रिटेशियस में हमने डिफरेंट मैमल्स की भी बात की, ठीक है। तो पैलियोजिन में दिस इज द रिसेंट पीरियड, ठीक है ना। पैलियोजिन क्या था, पैलियोजिन वो पीरियड था जिसमें हमने केटी एक्सटिंक्शन पढ़ा, ठीक है। तो इट इज ऑलमोस्ट 65 मिलियन ईयर्स अगो। ये तो यहाँ इट इज ऑलमोस्ट, अगर आपको टाइम पीरियड क्लियर कर दूं तो टाइम पीरियड में ये जो है डेवोनियन पीरियड, ये 200 मिलियन ईयर्स एगो होगा, ठीक है। बाकी ये जो है पैलियोजिन वगैरह इट इज ऑलमोस्ट 66 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है ना। तो ये वाला पीरियड है, हम ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। डेवोनियन बहुत पहले की बात है, पर्मियन उससे रिसेंट है, क्रिटेशियस उससे रिसेंट है, ठीक है ना। डेवोनियन जो है दैट इज ऑलमोस्ट 200 मिलियन ईयर्स एगो, ये हो सकता है लगभग 150 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइम पीरियड को देख रहे हैं। पर्मियन उससे थोड़ा रिसेंट, इससे रिसेंट थोड़ा क्रिटेशियस होगा। पेलियोजिन इज ऑलमोस्ट 66 मिलियन ईयर्स अगो एंड क्वाटरनरी इज द रिसेंट टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो ये जो टाइम पीरियड है अगर हम इसमें देखते हैं, चलिए तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्वाटरनरी में अगर हम देखें, डेवोनियन, पर्मियन, क्रिटेशियस, पैलियोजिन एंड क्वाटरनरी पीरियड, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट पीरियड्स जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हमने देखा डेवोनियन में जैसे रेप्टाइल्स की रोल जो है वो ज्यादा थी, पैलियोजिन में मैमल्स का रोल ज्यादा था, ठीक है। तो दे बिकेम डोमिनेंट, ठीक है। तो ये अलग अलग पीरियड्स में हम अलग अलग इवेंट्स को हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द इपोज, ठीक है। इपोज की अगर हम बात करें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट इपोज हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर आप देखो पैलियोसीन, ठीक है ना, इयोसीन, दिस इज पैलियोसीन जो है ये बहुत पहले की बात है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इयोसिन पीरियड है, नहीं इयोसिन इपोच है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेलोसिन है, फिर उसके बाद पेलिस्टोसिन है, ठीक है ना। लास्टली इज द हेलोसिन, ठीक है ना। तो डिफरेंट इपोच जो है इट डिनोट द डिफरेंट टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। इट डिफरेंस द डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें पेलियोसिन, इयोसिन, ठीक है ना, ये बहुत पहले हुआ पैलियोसिन पीरियड। फिर उसके बाद इयोसिन, इट इज द रिसेंट, उससे रिसेंट जो है मेलोसिन है, उससे रिसेंट प्लेस्टोसिन है, ठीक है। और हेलोसिन जो है ना, ये चीज आपको, ठीक है ना, हमारा टॉपिक इससे रिलेटेड है। तो ये जो हेलोसिन है इट इज द टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली 12,000 ईयर्स एगो, ठीक है ना। 12,000 ईयर्स एगो, ठीक है ना। 12,000 ईयर्स से जो अभी प्रेजेंट, ठीक है ना, अभी जो प्रेजेंट पीरियड चल रहा है, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे हेलोसीन इपोज, ठीक है ना, या हेलोसीन टाइम पीरियड, ठीक है। 12,000 साल, नो 12,000 टू जो प्रेजेंट पीरियड है, ठीक है ना, लगभग 12,000 टू जो प्रेजेंट पीरियड है, ठीक है ना, 10,000 टू या 12,000, ठीक है ना, जो आइस एज शुरू हुआ था वहां से लेके आइस एज से लेके जो अभी का जो प्रेजेंट जो पीरियड चल रहा है, इसको हम हेलोसीन पीरियड में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अभी जो टॉपिक है दैट इज हेलोसीन एक्सटिंक्शन, यानी ये जो एक्सटिंक्शन है वो क्या है, ठीक है, हेलोसीन एक्सटिंक्शन, ठीक है। अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो इसी हेलोसीन इपोज से ही रिलेटेड है, ठीक है। चलिए तो द टॉपिक इज सिक्स्थ एक्सटिंक्शन और हेलोसीन एक्सटिंक्शन, ठीक है।
इसको हम सिक्स्थ एक्सटिंक्शन भी कहेंगे, ठीक है, या इसको कहेंगे और हैलोसीन एक्सटिंक्शन, ठीक है। हैलोसीन HO, ठीक है ना, होलोसीन एक्सटिंक्शन, ठीक है। चलिए देखिए सिक्स्थ एक्सटिंक्शन क्यों, चलो होलोसीन हमें पता चला कि ये टाइम स्केल के हिसाब से इसको होलोसीन एक्सटिंक्शन नाम दिया, ठीक है। पर इसको सिक्स्थ एक्सटिंक्शन क्यों कहा है, क्योंकि हमने देखा था जो अर्थ की हिस्ट्री में देयर वर 5 मास एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। मास एक्सटिंक्शन जो हुआ था इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ठीक है ना, वो कितने थे इन मास एक्सटिंक्शन में, देयर वर बिग 5 एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। बिग 5 एक्सटिंक्शन जो है वो हमने देखा था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, ठीक है। और जो बिग 5 एक्सटिंक्शन था उसमें लास्ट जो था, ठीक है ना, दैट वाज द KT एक्सटिंक्शन और क्रिटेशियस पैलोजीन एक्सटिंक्शन, ठीक है। अब हम ये जो 5 एक्सटिंक्शन, जिसको हमने 5 एक्सटिंक्शन जो मास द 5 मास एक्सटिंक्शन जो हुआ था, ठीक है ना, उसको हमने नाम दिया क्या, अलग अलग साइंटिस्ट ने उसको बिग 5, कुछ साइंटिस्ट ने, 2 साइंटिस्ट ने उसे बिग 5 एक्सटिंक्शन के ना एक्सटिंक्शन जो है इसको नाम दिया, ठीक है ना। तो बिग 5 एक्सटिंक्शन जो है ये हिस्ट्री की सॉरी, अगर हम हिस्ट्री देखें तो 5 जो मास एक्सटिंक्शन है वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक्सटिंक्शन वो होने वाला है, तो आफ्टर 5 इट विल बी द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो सिक्स्थ एक्सटिंक्शन इसीलिए नाम दिया है क्योंकि ऑलरेडी मेजर जो 5 एक्सटिंक्शन है वो हो चुका है, ठीक है ना। नाउ जो एक्सटिंक्शन अब होने वाला है इस पीरियड में, होलोसीन पीरियड में, दैट इज द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन और द होलोसीन एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो ये होलोसीन एक्सटिंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, होलोसीन एक्सटिंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, देखिए सिक्स्थ एक्सटिंक्शन इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या कहेंगे, इसको अलग अलग नाम से, एक तो इसको होलोसीन एक्सटिंक्शन, सेकंड जो है इसका नाम, ठीक है ना, एक तो हम इसको होलोसीन एक्सटिंक्शन कहेंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एंथ्रोसीन एक्सटिंक्शन, ठीक है ना, एंथ्रोसीन एक्सटिंक्शन, ठीक है। एंथ्रोसीन, ठीक है, दैट मीन्स रिलेटेड टू ह्यूमन, ठीक है। एंथ्रो मीन्स रिलेटेड टू ह्यूमन, ठीक है ना। तो एंथ्रोसीन, इसको हम हेलोसीन एक्सटिंक्शन भी कहेंगे और एंथ्रोसीन एक्सटिंक्शन भी कहेंगे, ठीक है। सो द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन इज ऑल्सो नोन एज होलोसीन एक्सटिंक्शन एंड एंथ्रोसीन एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। इट इज, हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ये कौन सा है, इट इज द, ठीक है ना, जो अभी यानी जो एक्सटिंक्शन अभी हो रहा है, ठीक है ना, आजकल के जो प्रेजेंट पीरियड में जो हो रही है, ठीक है ना, जो अभी प्रेजेंटली जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंटली जो एक्सटिंक्शन हो रहा है अभी की जो पीरियड में, ठीक है, अभी जो टाइम पीरियड या इपोज जो है जो चल रहा है, दैट इज द होलोसीन, ठीक है। तो अभी जो प्रेजेंटली, अगर हम मॉडर्न एज की या अभी प्रेजेंट एरा की बात करें, तो उसमें भी क्या हो रहा है, एक्सटिंक्शन जो वो हो रहा है, ठीक है ना। तो जो अभी जो एक्सटिंक्शन इवेंट जो इस टाइम पीरियड में हो रहा है, ठीक है ना, किसमें, होलोसीन इपोज में, ठीक है ना। तो उसी पीरियड को, इसी इवेंट को हम क्या नाम देंगे, इसी इवेंट को हम नाम देंगे, दिस इवेंट इज नोन एज होलोसीन एक्सटिंक्शन, ठीक है। इसी चीज को हम क्या नाम देंगे, होलोसीन एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। तो चलिए इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। इट इज द ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन, इट इज द ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन, जो अभी हो रही है एक्सटिंक्शन, ठीक है। इट इज द ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्शन अभी हो रही है, इट इज द ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन, इट इज द ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन इवेंट ऑफ स्पीशीज, ठीक है ना। जो स्पीशीज की अभी जो एक्सटिंक्शन हो रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, होलोसीन एक्सटिंक्शन, ठीक है। सो इट्स द ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, किस पीरियड में, ड्यूरिंग
किस पीरियड में? ड्यूरिंग द प्रेजेंट, जो अभी जो इपोज चल रहा है, ड्यूरिंग द प्रेजेंट होलोसीन इपोज, ठीक है ना, ड्यूरिंग द प्रेजेंट होलोसीन इपोज, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेजेंट होलोसीन इपोज मेनली। अब रीजन क्या है? रीजन क्या है? मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। किसकी वजह से? मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जो मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। देखिए अब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, इसको मैं एक बार समझा दूं। देखिए इसको हमने नाम दिया, एक तो होलोसीन, दूसरा होलोसीन एक्सटिंक्शन एंड दूसरा एंथ्रोसीन, ठीक है। एंथ्रोसीन क्यों? बिकॉज जो अभी का जो एक्सटिंक्शन हो रहा है उसका रीजन क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, दैट इज द मेन रीजन, ठीक है ना, इसीलिए नाम दिया है एंथ्रोसीन एक्सटिंक्शन, ठीक है। सो इट इज द ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन इवेंट, जो अभी का एक्सटिंक्शन अभी हो रहा है, जो अभी पीरियड में, अभी इस टाइम पे जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, किसका? स्पीशीज का, ठीक है ना। इट इज द ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन इवेंट ऑफ स्पीशीज ड्यूरिंग द प्रेजेंट, जो अभी ड्यूरिंग द प्रेजेंट होलोसीन इपोज, जो अभी जो हेलोसीन, अभी की जो होलोसीन इपोज में जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, ठीक है ना, ड्यूरिंग द प्रेजेंट होलोसीन इपोज मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। और रीजन क्या है उसके पीछे? ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है ना। जो जैसे हमने लास्ट जो मास 5 या बिग 5 एक्सटिंक्शन पे हमने देखा, देयर वर रीजन जो ह्यूमन एक्टिविटी नहीं था, ठीक है। जो हमने लास्ट 5 एक्सटिंक्शन में देखा, देयर वर जो रीजन था वो क्या था? रीजन वाज द ह्यूमन, नॉट द ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। वो रीजन था नेचुरल डिजास्टर जो है, दैट वाज द रीजन, ठीक है। लाइक जैसे एस्टेरॉइड जो है फॉल करने से, ठीक है ना, एस्टेरॉइड के फॉल करने से था, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं या वॉल्केनिक इरप्शंस, दे वर वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है ना। ये जो रीजंस थे किसके लिए? जो पास्ट हमारे जो एक्सटिंक्शन हुए थे, ठीक है। बट जो अभी का प्रेजेंट, अगर हम प्रेजेंट जो होलोसीन एक्सटिंक्शन की बात करें तो इट इज मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है ना। ये किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका जो एक्सटिंक्शन रेट है वो कितना है, ठीक है ना। व्हाट इज द एक्सटिंक्शन रेट, ठीक है ना। एक्सटिंक्शन रेट जो है वो कितना है, यानी किस रेट पे एक्सटिंक्शन जो है वो हो रहा है, ठीक है। देखिए जो एक्सटिंक्शन हमने पहले पढ़ा था, एक्सटिंक्शन के 2 टाइप्स देखे थे, ठीक है ना। एक था बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, ठीक है, और दूसरा था हमारे पास मास एक्सटिंक्शन, ठीक है ना, ठीक है। अब ये जो बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन जो है, इट वाज द नेचुरल एक्सटिंक्शन, ठीक है। बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन जो था, दैट वाज द नेचुरल पार्ट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। इट वाज द नेचुरल एक्सटिंक्शन, जो नेचुरली होता था, इट इज द नेचुरल पार्ट ऑफ, इट वाज द नेचुरल पार्ट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। और ये जो एक्सटिंक्शन हुआ करता था, कौन सा? बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, ठीक है। ये था एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, किसकी वजह से? एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ये बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन हो रहा था, ठीक है ना। सो इट वाज द नेचुरल एक्सटिंक्शन, जो विच एक्ट एज ए नेचुरल जो चेकअप है, पॉपुलेशन चेकअप के तौर पे काम करता था, ठीक है। तो इट वाज द बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। और सेकंड जो था मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। जो नेचुरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से था वो बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन था, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन को, इट्स आल्सो ए नेचुरल पार्ट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो लेकिन अभी जो होलोसीन एक्सटिंक्शन है, अगर हम उसकी रेट की बात करें, यानी एट व्हाट रेट द होलोसीन एक्सटिंक्शन इज गोइंग ऑन, ठीक है ना, किस रेट पे ये एक्सटिंक्शन जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखें तो the rate of Holocene extinction, वो कितना एस्टिमेट किया है? Holocene extinction is estimated, वो कितना एस्टिमेट किया है? जो नेचुरल जो एक्सटिंक्शन था ना, बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, उससे कंपैरिजन में कंपैरिजन करके बताया कि इस एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000, ठीक है ना, 100 to 1000 times higher than
100 to 1000 times higher than the natural बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। ठीक है, देखिए अब ये जो नेचुरल बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन हुआ करता था, है कि नहीं, बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, ठीक है, जो नेचुरल बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन हुआ करता था उससे ये कितना है, किस रेट पे ये हो रहा है, तो अगर हम रेट की बात करें तो दैट इज 100 to 1000 टाइम्स हायर देन द नेचुरल बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। ठीक है ना, जो अभी के जो होलोसिन एक्सटिंक्शन की रेट की बात करें, ठीक है, तो ये जो होलोसिन एक्सटिंक्शन है ये 100 to 10,000 टाइम्स हायर रेट पे हो रही है देन द नेचुरल जो बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन हुआ करता था। ठीक है, जो नेचुरल एक्सटिंक्शन है ना उससे ये 100 to 1000 टाइम्स हायर रेट पे ये एक्सटिंक्शन हो रही है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो 6 एक्सटिंक्शन जो अभी हो रही है या होलोसिन एक्सटिंक्शन जो हो रही है वो किस पेस पे हो रहा है और इसका रेट जो है वो कितना ज्यादा है। ठीक है ना, 100 to 1000 टाइम्स जो है वो ज्यादा है जो नेचुरल बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन हुआ करता था। ठीक है ना, जो होता है उससे ये 1000 टाइम्स लगभग ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो दिस इज द होलोसिन एक्सटिंक्शन, ये इसका डेफिनेशन हुआ, दिस इज द रेट। अब हम देखेंगे ऐसे क्या कॉजेस थे। ठीक है ना, अब हम देखेंगे व्हाट इज द मेन कॉज की ये जो अभी का जो एक्सटिंक्शन हो रहा है उसका हमें कॉज तो इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है ना, कि क्या कॉजेस है जिस वजह से ये जो होलोसिन या 6 एक्सटिंक्शन जो है वो हो रही है। ठीक है, देखिए अगर हम कॉजेस की बात करें, ठीक है, कॉजेस ऑफ होलोसिन एक्सटिंक्शन, ठीक है, अगर हम कॉजेस की बात करें तो डिफरेंट कॉजेस है हमारे पास जिस वजह से ये होलोसिन एक्सटिंक्शन हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला कॉज जो है दैट इज सबसे पहली कॉज, ठीक है ना, और जो बहुत ही रैपिड रेट पे हो रही है। ठीक है ना, द मेन कॉज है, सबसे पहली कॉज जो है दैट इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है ना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है वो सबसे पहला कॉज है। ठीक है ना, एंड वन ऑफ द मेजर कॉज। ठीक है ना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन यानी हैबिटेट मींस लिविंग प्लेस। ठीक है ना, जो प्लांट्स है जो एनिमल्स है उनकी जो लिविंग प्लेस है, जैसे एनिमल्स की अगर फॉरेस्ट की बात करें, ठीक है ना, बर्ड्स की, फॉरेस्ट की, ट्रीज की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम देखें आजकल के रेट में जो फॉरेस्ट कट डाउन है या डिफॉरेस्ट्रेशन है या, ठीक है ना, तो ये जो चीजें हैं वो बहुत ही रैपिड रेट पे हो रही है। ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है वो रैपिड रेट पे हो रहा है जिसकी वजह से होलोसिन एक्सटिंक्शन जो है वो हो रही है। ठीक है ना, द फर्स्ट इज द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है ना, सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड जो है वो कौन सा कॉज है जिसकी वजह से ये जो होलोसिन एक्सटिंक्शन हो रही है। ठीक है, सेकंड अगर हम देखें सेकंड कॉजेस इज व्हाट, सेकंड कॉज की अगर हम बात करें तो दैट इज इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग। ठीक है ना, यानी जो हंटिंग हो रही है आजकल, ठीक है ना, एनिमल्स प्लांट्स की, ठीक है ना, जो हंटिंग हो रही है और इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग यानी विदाउट एनी लिमिटेशन जो हंटिंग हो रही है, हंटिंग की रेट भी बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है ना, दिस इज द सेकंड कॉज। ठीक है ना, और ये हंटिंग जो है सेकंड कॉज है किसके लिए, सेकंड कॉज फॉर द होलोसिन एक्सटिंक्शन। ये होलोसिन एक्सटिंक्शन का सेकंड कॉज जो है दैट इज इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग, हंटिंग जो है दैट इज द सेकंड कॉज। ठीक है ना, अगर थर्ड कॉज की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज या हम बात करें एलियन इनवेजिव स्पीशीज। ठीक है ना, इनवेजिव एलियन स्पीशीज। ठीक है ना, जो स्पीशीज है इनवेजिव एलियन स्पीशीज जो है ना उनकी इंट्रोडक्शन की वजह से ये जो होलोसिन एक्सटिंक्शन है वो हो रही है। ठीक है ना, इनवेजिव एलियन स्पीशीज मींस देखिए कोई जो स्पीशीज है, यहाँ देखिए जो हमारा लद्दाख रीजन है, ठीक है ना, इसके अलग ही स्पीशीज है कि नहीं है। ठीक है ना, इसके अपने अपने जो स्पीशीज है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ठीक है ना, जिसको हम एंडेमिक स्पीशीज कहेंगे, है कि नहीं, है कि नहीं, इनको हम कहेंगे ये जो स्पीशीज ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट था। ठीक है, इसीलिए हम इसको जो यहाँ के अपने स्पीशीज है उसको हम एंडेमिक स्पीशीज कहेंगे। ठीक है, लेकिन हमने देखा कुछ और स्पीशीज है बाहर के, ठीक है ना,
जो बाहर किसी कंट्री से या बाहर किसी स्टेट से हमने एक और स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इसकी रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा था, इसका जो मीट यील्डिंग कैपेसिटी ज्यादा था, ठीक है, तो इसीलिए हमने बाहर से एक स्पीशीज को इसको इंट्रोड्यूस किया अपने ही रीजन में, ठीक है। अब ये जो स्पीशीज है ना, न्यू स्पीशीज विच इज इंट्रोड्यूस, उसको हम बोलेंगे इन्वेजिव स्पीशीज। क्या कहेंगे? इन्वेजिव स्पीशीज और एलियन स्पीशीज, क्योंकि वो इस हैबिटेट के लिए क्या हो गया? नया हो गया, ठीक है। सो 3 मेजर रीजन है यहाँ पे, ठीक है ना, मेजर कॉजेस है किसके लिए? होलोसिन एक्सटिंक्शन के लिए, ठीक है ना। द फर्स्ट इज द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज द फर्स्ट एंड द मेजर रीजन फॉर होलोसिन एक्सटिंक्शन। सेकंड इज द इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग, जो हंटिंग हो रही है, ठीक है ना, जो एनिमल्स की हंटिंग हो रही है, बर्ड्स की हंटिंग हो रही है, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है? होलोसिन एक्सटिंक्शन की ये भी एक रीजन है, ठीक है। और थर्ड इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, ठीक है, जो बाहर की इन्वेजिव स्पीशीज है उनकी इंट्रोडक्शन से भी क्या हो रही है? उनकी इंट्रोडक्शन से भी ये होलोसिन एक्सटिंक्शन जो है वो हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, इन्हीं 3 चीजों को, ठीक है ना, और लास्ट में हम देखेंगे कि इसका जो 6 एक्सटिंक्शन का पीरियड जो है वो कितने से कितना है, ठीक है। बस यही 3 चीजें हैं जिसमें आपका ये सब यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास है कॉजेस ऑफ होलोसिन एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो कॉजेस में अगर हम देखें, सबसे पहला कॉज है, ठीक है, जिस वजह से प्लांट्स और एनिमल की एक्सटिंक्शन हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहला कॉज है दैट इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना। सो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को हम डिफाइन करेंगे, सबसे पहले वी कैन डिफाइन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एज इट इज द प्रोसेस की, ये क्या है? इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द प्रोसेस इन विच द नेचुरल हैबिटेट, ठीक है ना, इन विच द नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या हो जाता है? नेचुरल हैबिटेट इज रेंडर्ड अनएबल टू, इसको क्या बनाया जाता है? अनएबल टू सपोर्ट, ठीक है ना, अनएबल टू सपोर्ट द स्पीशीज, ठीक है ना, अनएबल टू सपोर्ट द स्पीशीज, ठीक है ना, जो स्पीशीज प्रेजेंट है, ठीक है ना, उनके लिए क्या बनाया जाता है? द हैबिटेट बिकम्स अनएबल टू सपोर्ट, वो उनको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, एंड लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ, एंड लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन क्या हो रही है किसकी? रिडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया नेचुरल हैबिटेट की डेफिनेशन, ठीक है। इसमें हम क्या कहेंगे? नेचुरल हैबिटेट जो है वो क्या है? सॉरी, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है वो क्या है? इट इज द प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है? इन विच, जो नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है ना, किसका? किसी भी प्लांट का या एनिमल का, ठीक है, जो नेचुरल हैबिटेट है उसको क्या बनाया जाता है? इस रेंडर्ड अनएबल, ठीक है ना, इट बिकम्स अनएबल टू सपोर्ट द स्पीशीज, ठीक है ना। वो जो हैबिटेट है, यहाँ पे मान के चलिए दिस वाज द, ये जो है एक हैबिटेट था इस स्पीशीज के लिए, ठीक है। जब 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 ये स्पीशीज, जब ये हैबिटेट जो है, जब ये हैबिटेट जो है इस स्पीशीज के लिए, ठीक है ना, सपोर्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कहेंगे, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट इन विच द नेचुरल हैबिटेट इज रेंडर्ड अनएबल टू सपोर्ट द स्पीशीज, वो स्पीशीज को सपोर्ट नहीं कर पाता, और एंड लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब जब हैबिटेट, अब उनकी जो लिविंग प्लेस है उनको सपोर्ट नहीं करेंगी, तो डेफिनेट सी बात है कि जो डाइवर्सिटी है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना, एंड लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अगर हम देखें, देखिए, इट हैज बीन रिपोर्टेड, एक रिपोर्ट आया है, ठीक है ना, दैट एक रिपोर्ट है, ठीक है ना, दैट वाज रिपोर्टेड बाय एक साइंटिस्ट था, हिज नेम वाज टेम्पल, ठीक है ना, टेम्पल, ठीक है, इन 1986, ठीक है ना। इस साइंटिस्ट ने क्या रिपोर्ट किया? देखिए, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या हुआ है, ठीक है ना,
कि उसने कहा कि ही हैज गिवन ए रिपोर्ट दैट 82%, ठीक है ना, 82% ऑफ, ठीक है, 82% ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, सॉरी एंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं, एंडेंजर्ड बर्ड्स, ठीक है ना, बर्ड स्पीशीज दे वर थ्रेटन्ड बाय, ठीक है ना, एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज जो है ना वो क्या हो गया है, बर्ड स्पीशीज जो है वो थ्रेटन्ड हो गया, ठीक है ना, थ्रेटन्ड बाय हैबिटेट लॉस, ठीक है, थ्रेटन्ड बाय हैबिटेट लॉस, ठीक है ना। ये देखिए, अब ये जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से there was a survey in which this scientist, his name was Temple, ठीक है ना, एक सर्वे किया है इसने, तो वो कहता है कि 82% जो है, 82% जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है ना वो क्या हो गया है, एंडेंजर्ड जो बर्ड स्पीशीज है वो दे हैव बिकम थ्रेटन्ड, ठीक है ना, दे आर थ्रेटन्ड बाय हैबिटेट लॉस, और इसी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से 82% ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो नाउ दे हैव बिकम थ्रेटन्ड, ठीक है ना। अब चांसेस ऐसे हैं कि 82% जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये चीज नोट किया आपने, तो इसके बाद अगर हम देखें कि जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, इसकी वजह से क्या होता है। अब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इसका इंपैक्ट जो है वो ज्यादा पड़ता है किस पे, एंडेमिक ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है ना। अब कौन से एंडेमिक ऑर्गेनिजम्स पे, देखें अब इसमें इंपैक्ट किस पे पड़ता है, ठीक है ना, तो इसी के साथ में पॉइंट है एंडेमिक ऑर्गेनिजम्स, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर किसी रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है, वो एंडेमिक ऑर्गेनिजम्स जिसमें क्या होता है, विद लिमिटेड रेंजेस, ठीक है ना, जिसका जो हैबिटेट है, ठीक है ना, वो लिमिटेड है, ठीक है, विद लिमिटेड रेंजेस, ठीक है ना, और ऑलमोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है ना, आर ऑलमोस्ट, ठीक है ना, दे आर ऑलमोस्ट अफेक्टेड, ठीक है ना, दे आर ऑलमोस्ट एडवर्सली इफेक्टेड, बहुत ज्यादा जो है वो क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाती है, ठीक है ना, किसकी वजह से, बाय हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है ना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। देखिए ये क्या बता रहा है, जो एंडेमिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यहां पे देखिए, ये यहां पे कुछ ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो एंडेमिक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट है ना, अब इनकी हैबिटेट जो है वो लिमिटेड है, ठीक है, इससे ज्यादा आगे पीछे ये नहीं जाता, ठीक है ना, लिमिटेड है। तो अगर यही वाला हैबिटेट जो है ये डिस्ट्रक्ट हो जाए, ये वाला हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो जाए, तो इसका एक ही अगर अल्टरनेटिव होता तो वो यहाँ से दूसरी जगह माइग्रेट कर पाते, बट वो एंडेमिक ऑर्गेनिज्म जिनकी हैबिटेट जो है लिमिटेड है, ठीक है ना, विद लिमिटेड रेंजेस, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, किसकी वजह से, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है। सो दिस इज द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अब देखते हैं कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है वो क्यों करते हैं, ठीक है ना, जो ह्यूमन जो है, ठीक है ना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन दिस इज मेनली कॉज्ड बाय द ह्यूमंस, ठीक है ना। तो हमें अभी देखना है कि ये जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है वो किस लिए होता है, ठीक है, वो किस चीज के लिए होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के रीजन अगर हम देखें, ठीक है, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बाय ह्यूमंस इज मेनली फॉर, देखिए अब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो हो रही है ना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बाय ह्यूमंस वो किस लिए होता है, इज मेनली फॉर किन चीजों के लिए, व्हाट आर द रीजंस, ठीक है ना। अब देखिए हम इसलिए काटते हैं जंगलों को क्योंकि हमें घर बनाना होता है, ठीक है, क्योंकि हमें बड़े बड़े घर बनाने होते हैं, ठीक है ना, फर्नीचर्स बनाने होते हैं, फर्निशिंग के लिए हम इनको काटते हैं, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। अब ह्यूमन जो है वो किस किस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हैं, अगर हम देखें हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बाय ह्यूमन इज मेनली फॉर पर्पस ऑफ हार्वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है ना, नेचुरल रिसोर्स की हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है ना। तो मेन पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ हार्वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है ना, नेचुरल रिसोर्स को यूज करने के लिए, एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है ना, और अर्बनाइजेशन, ठीक है, और क्या करने के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, ठीक है ना, जंगलों को काट के वहां पे अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बनाना ताकि दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए
सिटी, ठीक है ना, बड़े बड़े मॉल्स बनाना जंगलों को काट के, ठीक है ना, यानी एक रूरल एरिया को एक अर्बन एरिया में कन्वर्ट करने के लिए हम ये जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है वो करते हैं, ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड अगर हम देखें एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए, ठीक है ना, हम जंगलों को इसलिए काटते हैं क्योंकि हम एग्रीकल्चर को क्या करें, एक्सपैंड कर सके, ठीक है ना, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए करते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, ताकि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो जाए, ठीक है ना, मोर स्पेसिस हमें मिल जाए, किसके लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए। इसीलिए हम हैबिटेट्स को, हम फॉरेस्ट को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें तो ये क्या क्या ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से क्या होगा, ठीक है ना, तो मेनली जो सॉइल इरोजन है दैट इज ऑल्सो, ठीक है ना, सॉइल इरोजन है जिससे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से या ट्रीज के डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन है दैट विल बी कॉज, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ओवर ग्रेजिंग के लिए हम काटते हैं, ठीक है ना, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें क्या मिले, फीड्स मिले अपने डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, ठीक है। और जो अगर हम फोर्थ रीजन है, ठीक है ना, इससे क्या होगा, अब ये जो इंक्रीजिंग फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है ना, जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन किस वजह से हो रहा है, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट फायर्स बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है ना, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज जो फॉरेस्ट फायर्स है, ठीक है ना, जंगलों में जो आग लगाते हैं, ठीक है ना, उस वजह से भी क्या हो रहे हैं, ठीक है ना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है वो हो रही है, ठीक है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है ना, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। देखिए अब जब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है इट विल बी ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। और अगर हम देखें लास्ट एक और चीज देखें, ये क्यों करते हैं, रिडक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ इनफर्टाइल यूज, ठीक है ना, रिडक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द थिंग्स, ये जो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है किस वजह, बाय ह्यूमंस, ठीक है ना। तो जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है ह्यूमन की वजह से, वो क्यों हो रहा है, ठीक है। मेनली हम देखें तो रीजन हमारे पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज की यूजेस करने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए, ठीक है, और अर्बनाइजेशन, ठीक है ना, जंगलों को काट के वहां पे बड़े बड़े मॉल्स बनाना, ठीक है ना, या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज बनाना, ताकि उसी को हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन, ठीक है। बट ये जो है इसी के लिए हम क्या करते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। लेकिन जब इतने जंगलों को काटते हैं, इतने ट्रीज को काटते हैं, तो वहां पे कितने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनकी जो हैबिटेट डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी हम ख्याल ही नहीं रखते, ठीक है ना। सेकंड जो है वो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए, देखिए आप एग्रीकल्चर जो है वो उसमें हम एग्रीकल्चर जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है ना, उसके हम एक्सपेंशन करने के लिए, ठीक है, अभी जो है सो है, बट उसको एक्सपैंड करने के लिए हम ये जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है वो भी हम एक लार्ज स्केल पे करते हैं, ठीक है। जो सॉइल इरोजन, ठीक है ना, सॉइल इरोजन के लिए जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है ना, सॉइल इरोजन कॉज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ओवर ग्रेजिंग के लिए बहुत ज्यादा जो डोमेस्टिक एनिमल्स को हम ग्रेजिंग कराते हैं, ठीक है ना, और उनकी जो फीड्स के लिए हम क्या करते हैं, इन जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है उनकी ग्रेजिंग के लिए बहुत सारे हैबिटेट्स की क्या होती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। जो फॉरेस्ट फायर होते हैं, ठीक है ना, जैसे आप देखते हो फॉरेन कंट्रीज में जो फॉरेस्ट फायर जो है दैट इज वन ऑफ द मेन डिजास्टर, ठीक है ना, जो हर साल हम न्यूज पे देखते आ रहे हैं कि फॉरेस्ट फायर जो है वो बहुत ज्यादा रैपिडली होते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट फायर है वो भी किसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है ना। एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, ठीक है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो भी बढ़ती है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। अब जैसे जैसे ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता जाएगा तो डाइवर्सिटी जो है, एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है, डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। ये हो गया कॉजेस, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं जब ये
इम्पैक्ट क्या पड़ता है इस हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का, ठीक है ना। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, ठीक है ना, इम्पैक्ट्स ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना, इसी के साथ में है यहाँ कंटिन्यू। इम्पैक्ट्स ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना। अब ये जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है ना, इम्पैक्ट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसमें हम देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला इम्पैक्ट जो है इट रिड्यूसेस द कैरिंग कैपेसिटी। सबसे पहले क्या करता है, रिड्यूसेस द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है ना, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो एक एनवायरनमेंट होता है उसकी अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। ये एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे ट्रीज है, फॉरेस्ट है, ठीक है ना। ये मान के चलिए ये 100 स्पीशीज को क्या करता है, इसमें हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हम इसकी कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे कि 100 स्पीशीज को ये क्या प्रोवाइड करती है, हैबिटेट, इट इज इट्स कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है ना। अब आपने इन फॉरेस्ट को कट डाउन करना शुरू किया, ठीक है, इन फॉरेस्ट को कट डाउन करना शुरू किया, तो इसकी जो बहुत सारे स्पीशीज है उनका हैबिटेट वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो स्पीशीज जो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, इस एनवायरनमेंट में रह भी नहीं सकते, ठीक है। तो जब हम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, तो उस वजह से अब पहले तो 100 स्पीशीज थे, अब वो घट के कितना हो गया, 20 स्पीशीज पे ही पहुंच गया। अब इस हैबिटेट में अब सिर्फ 20 स्पीशीज ही बचा हुआ है, ठीक है। तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितना हो गया, बहुत कम हो गया, अब तो 20 स्पीशीज को ही ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इम्पैक्ट क्या है, जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है ना। तो रिड्यूस इज द इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत कम हो रही है, ठीक है। सेकंड अगर हम देखें इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। सेकंड जो है देखिए, डिक्रीज इज द हाइडिंग प्लेसेस, ठीक है ना, क्या करती है, डिक्रीज करती है द हाइडिंग प्लेसेस ऑफ द एनिमल्स, ठीक है ना, ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इन एनिमल्स की जो हाइडिंग प्लेसेस है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब जाहिर सी बात है जब उनकी हाइडिंग प्लेसेस वो कम होगी तो क्या होगा, देयर चांसेस ऑफ प्रेडिशन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, विच इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ प्रेडिशन, ठीक है ना, चांसेस ऑफ प्रेडिशन, ठीक है। ये क्या हुआ, देखो आप जो पहले ये जो फॉरेस्ट है इसमें बहुत सारे स्पीशीज जो है वो क्या रहते थे, अपने आप को हाइड करते थे, किससे, अपने प्रीडेटर्स से, ठीक है ना। अब ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, अब ये जो फॉरेस्ट जो है वो क्या हो गया, अब ये जो है जो फॉरेस्ट इनकी हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है ना। उनकी वजह से क्या होगा, अब ये जो स्पीशीज यहाँ पे प्रेजेंट है ये इनमें छुप के रहते थे, अब ये क्या होगा, इनमें छुपने के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। दे बिकम वल्नरेबल टू द प्रेडेटर्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाती है, वल्नरेबल हो जाते हैं, ये प्रेडेटर्स इनको इजीली विजुअलाइज करेंगे और इनको किल कर देंगे, ठीक है। तो उस वजह से भी डाइवर्सिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। डिक्रीज इज द हाइडिंग प्लेसेस, ठीक है। थर्ड जो है अगर हम देखें हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, थर्ड इज व्हाट, इंपैक्ट क्या पड़ेगा, हैबिटेट जो है वो फ्रेगमेंट हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। और चौथा अगर हम देखें दैट इज एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ना वो बहुत ज्यादा एडवर्स हो जाएंगे, ठीक है, खराब हो जाएंगे, ठीक है, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या क्या हो रही है देखिए एक बार, रिड्यूसेस द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी वो कम हो रही है, ठीक है। डिक्रीजेस द हाइडिंग प्लेसेस ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जो एनिमल्स है उनकी हाइडिंग प्लेस कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, विच इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ प्रेडेशन, ठीक है, उससे प्रेडेशन, उनकी जो प्रेडेटर्स है उनसे वो
बहुत कम ही बच पाएंगे, ठीक है। थर्ड रीजन क्या है, थर्ड क्या है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। हैबिटेट जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, इट विल बी रिड्यूस, ठीक है ना, और बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाएंगे, ठीक है। फोर्थ इम्पैक्ट जो है एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, जो हम आजकल के क्लाइमेटिक कंडीशंस देख रहे हैं, ठीक है। जैसे इसी साल ही देखिए जो हमारे यहाँ पहले कितना जो है स्नोफॉल हुआ करता था, ठीक है। अब जो है स्नोफॉल बहुत कम हो रही है इस साल, ठीक है ना। तो ये जो स्नोफॉल की रिडक्शन हो रही है या कम हो रही है, ठीक है, इट इज ड्यू टू द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी जो फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन जो है ये, ठीक है ना, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज जो है रही है, तो उनका जो अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है वो किस पे हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे हो रही है, ठीक है। तो जब क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा एडवर्स हो जाएंगे ना, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो उस एडवर्स कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिस वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम हो सकती है, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल आपको बता दूं, किसकी, एक एग्जांपल बता दूं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की, कि किस ऑर्गेनिज्म का। तो हमारे पास एक एग्जांपल है किसका, देयर इज एन फेमस एग्जांपल, ठीक है ना, जिसका पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हुआ था, दैट वाज द जियंट पांडा ऑफ चाइना, ठीक है ना, जियंट पांडा ऑफ चाइना, ठीक है, पांडा ऑफ चाइना, ठीक है ना। तो ये जो पांडा जो है, कौन सा, जियंट पांडा ऑफ चाइना जो है ना, इसकी पॉपुलेशन जो है, ठीक है ना, बहुत कम हुआ था, ठीक है। देखिए बिफोर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से जो है इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो गया था, इनकी पॉपुलेशन जो है वो क्या हुआ था, डिक्लाइन हुआ था, ठीक है ना, बहुत डिक्लाइन हो गया है, ठीक है। और एंड एक्सटिंक्शन बिकम्स मोर लाइकली, ठीक है ना, एंड देयर इज द एवरी चांस ऑफ देयर एक्सटिंक्शन, ठीक है ना, और उनकी एक्सटिंक्शन होने की चांसेस भी ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की एक एग्जांपल है जियंट पांडा ऑफ चाइना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कॉजेस ऑफ होलोसीन एक्सटिंक्शन, जिसमें सबसे पहले हमने देखा इम्पैक्ट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की, ठीक है ना, कॉजेस भी देखे और इम्पैक्ट भी देखे, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग, यानी हंटिंग से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और थर्ड जो था रीजन हमारे पास, दैट वाज द एलियन स्पीशीज के इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो सेकंड है हमारे पास इनडिस्क्रिमिनेट एक्सटिंक्शन, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग, सॉरी। अब दो चीजें, दो रीजन हमें पढ़ना है, दैट इज इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग, ठीक है ना, इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग, ठीक है। और सेकंड यानी हंटिंग का क्या रोल है किसमें, हेलोसीन एक्सटिंक्शन में, ठीक है। और जो थर्ड है दैट इज एलियन और इनवेजिव स्पीशीज, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन और इनवेजिव स्पीशीज से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये दो चीजें हमने और देखना है, ठीक है। तो चलिए।